Hello everyone, good morning. This is Mahesh sir from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, subject Social Science, chapter number 7, India, Location, Border Area and Physiography. So here one new word is going to introduce with you, and that is physiography. This word you did not studied in your previous standard. Here we will going to understand about what is called physiography. So before I will start this video, I would like to tell you that subscribe the channel, press the bell icon, like the video and share the video as much as possible. ओके तो यहाँ पे एक नया वर्ड आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है फिजियोग्राफी. फिजियोग्राफी यानी क्या? तो सिक्स स्टैंडर्ड में आपने गुजरात का लोकेशन, बॉर्डर और एरिया के बारे में पढ़ा था, और गुजरात की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ा था कि गुजरात में कहाँ डेजर्ट है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यू है. तो जियोग्राफिकल कंडीशन जो होती है कोई भी रीजन की, उसको वहाँ की फिजियोग्राफी बोलते हैं. तो आज के वीडियो में जो हमें बात करनी है वो इंडिया के बारे में बात करनी है, बिकॉज वी आर इंडियन, इंडिया इज़ अवर कंट्री. हम प्लेज में बोलते हैं ना, इंडिया इज़ माई कंट्री. तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवर कंट्री मोर. तो यहाँ पे ये वीडियो में इंट्रोडक्शन से चालू होगा, फिर इंडिया के लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे, इंडिया के बॉर्डर, इंडिया के एरिया के बारे में, फिर हम बात करने वाले हैं फिजियोग्राफी के बारे में कि कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेट्यूज है. फिजियोग्राफी कहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कहाँ पे हाईलैंड्स है, ये सब यहाँ पे हम बात करेंगे. फिर हर एक जो हमारी इंडिया की फिजियोग्राफी है वो अलग अलग पॉइंट को हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज के बारे में, फिर माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय के बारे में, ईस्टर्न हिमालय के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में बात करेंगे, कोस्टल प्लेन, आर्कीपेलगोज, ये भी एक नया वर्ड आपके लिए है, आर्कीपेलगोज मीन्स आइलैंड, उसके बारे में बात करेंगे, और डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में एक एक्सरसाइज होगा आपके लिए जो आपको कंप्लीट करना है. तो जैसे हर बार मैं बोलता हूँ, दिस इज़ योर एजुकेशनल वीडियो, सो यू हैव टू सिट इन अ इरेक्ट पोजिशन. इफ़ यू आर सिटिंग इन ऑकवर्ड पोजिशन, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट. एक्चुअली मैं मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बट दिस इज़ माई सॉफ्ट कॉर्नर कि आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू दैट सिट प्रॉपरली इन कंडीशन, और टेक अ नोटबुक एंड पेन विथ यू, क्योंकि जहाँ पे भी आपको नोट तो ऐसा लगे कि मुझे ये नोट डाउन करना है, तो वो आपको नोट डाउन कर देना है, बिकॉज इट विल बी हेल्प यू इन रिविज़न वर्क. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था वो हिस्ट्री का था. काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों के काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए हैं. तो दिस इज़ माय interest that you are going to like all the videos, so it keeps me energetic. It gives me motivation, and that is the earning of the teacher, क्योंकि जब उनके स्टूडेंट्स अगर वो लाइक करते हैं, so that is the best reward of the teacher. So let's start the chapter. So last standard you all studied about Gujarat. We have learnt about the location, border, area and physiography of Gujarat in class 6. तो गुजरात जो है वो एक्चुअली मैं गुजरात से ही हूँ, तो ये गुजरात हमारा स्टेट है. तो लास्ट सिक्स स्टैंडर्ड में हमने गुजरात के बारे में पढ़ा था. अब आज जो हमें डिस्कस करनी है वो इंडिया के बारे में करनी है.
तो इंडिया इज़ वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड 7 लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से अगर देखने जाए तो इंडिया 7 लार्जेस्ट है, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखने जाए तो सेकंड हाईएस्ट। अब पॉपुलेशन इसी तरह इंक्रीज़ होगी तो आगे फ्यूचर में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं, बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उसका बेस जो है, रूट कॉस्ट अगर हम जिसको बोले तो वो पॉपुलेशन है। तो ये एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जिसको बोलती है, कि हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड वी शुड अवेयर अबाउट आवर सेल्फ टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हमें पता है भाई इंडिया एक 5000 ईयर्स ओल्ड कंट्री है। जब पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं था और थे और रिकॉग्नाइज नहीं होते थे और जो कल्चर कभी किसी का पता नहीं था, तब इंडिया फाउंड एंड डिस्कवर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। आप 10th स्टैंडर्ड में जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये पूरी हिस्ट्री आपको, इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री आपको आएगी, जहाँ से हमें पता चलेगा कि इंडिया कितना प्रॉस्परस नेशन था और इंडिया का कल्चर क्यों इतना, एक्चुअली में हमारा कल्चर बहुत एडवांस है देखने जाए तो, क्योंकि अमेरिका डिस्कवर हुआ है 1520 में, 1520 में अमेरिका डिस्कवर हुआ, और ये 2020 है। अमेरिका इज सुपर पावर नेशन इन 600 ईयर्स ओनली। ये 600 ईयर्स में 2 वर्ल्ड वॉर हेल्ड एंड मैनी रेवोल्यूशन हेल्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्ड इन 1789, रशियन रेवोल्यूशन हेल्ड इन 1919। तो इतनी सारी पॉलिटिकल चेंजेस आए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, ब्रिटिश रूल ऑन अस, तो बहुत सारे चेंजेस आए, और इन बिटवीन अमेरिका बिकम सुपर पावर। इंडिया इज आइडेंटिफाई ऑन द वर्ल्ड फ्रॉम लास्ट 5000 years. We recognize from last 5000 years, and nowadays we are one of the developing nation of the world. Reason this British rule period. Meanwhile, we forget our all the talent, our skill, and we are suffering with this kind of problems. Otherwise देखने जाए तो अमेरिका जब 1520 में डिस्कवर हुआ, उससे 4000 ईयर्स पहले, अगर 3000 ईयर्स भी हम बात करें तो इंडिया में लिटरेचर होता था, आर्ट होता था, म्यूज़िक होता था, डांस होता था, और ये जितनी भी इकोनॉमिक्स की आप बात करते हो या जितने भी लिटरेचर की आप बात करते हो, वो सब इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था। अब अमेरिका में नासा आया और उसने अर्थ से मून का डिस्टेंस और बाकी सब प्लेनेट और सोलर सिस्टम और स्पेस के बारे में ढूंढना चालू किया। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और बहुत सारे उपनिषदों में इसके बारे में हजारों साल पहले लिखा गया था कि स्पेस क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, व्हाट आर द ह्यूमंस, हमारी सोल क्या है, दैट वी ऑल मेंशन इन आवर एंशिएंट लिटरेचर, एंड दिस प्रूव दैट इंडिया was one of the powerful nation of ancient time. बट अभी प्रेजेंटली हमें कॉन्फिडेंस नहीं है और हमें ट्रस्ट नहीं है, इसकी वजह से वी आर सफरिंग विद मैनी प्रॉब्लम। तो वो एक हिस्ट्री की बात है, पर यहाँ पे हमें जो बात करनी है वो ज्योग्राफी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हमें इंडिया के बारे में जानना पड़ेगा। तो इंडियाज़ लोकेशन, अगर इंडिया की लोकेशन की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया जो है एशिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी अभी जो कंट्रीज़ जो नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो कंट्री, श्रीलंका, ये जो अलग अलग, अफ़गानिस्तान इंडिया से अलग हो गए, तो पहले जो होता था वो सब इंडिया का पार्ट होता था, और तब ये वर्ड यूज़ होता था सब कॉन्टिनेंट।
यानी इंडिया इतना बड़ा कंट्री था कि उसको कॉन्टिनेंट जैसा माना जाता था। फिर ब्रिटिश रूल के बाद 1 by 1 सब डिवाइड हो गया। तो साउथ एशिया का पार्ट है हमारा इंडिया। एक्सटेंड फ्रॉम 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड वाला मेरे ख्याल से हमने जो वीडियो स्टडी किया था 5 का जो वीडियो हमने और चैप्टर 2 का जो हमने वीडियो स्टडी किया था उसमें हमने लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में डिटेल में बात की थी। तो इंडिया का जो लोकेशन है आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि वो है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो यहाँ पे अगर हम इसको जूम करेंगे यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, पर अगर आप ये डिजिट को देखेंगे, ये ईस्ट है, नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो अगर हम इसको ओके यहाँ से अगर देखेंगे ये लाइन से ये लाइन तक यहाँ तक, तो ये है 8.4 नॉर्थ लेटीट्यूड टू 37.6 नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 68.7 ईस्ट टू 97.25 नॉर्थ लॉन्जिट्यूड। तो यहाँ से ये वाला और नीचे अगर हम देखें ये वाला वो देखेंगे तो वो 68.7 से लेकर 97.25 नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में हमारा कंट्री आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ कट्स द कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये जो लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के ऊपर है और वो इंडिया के बीच में से पास होती है और इंडिया को 2 ग्रुप में डिवाइड करती है। तो ये है इंडिया का लोकेशन, आप देख सकते हैं ये 68.7 ईस्ट टू 97.25। ये देखिए क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके तक, और 8.4 से लेके ये 8.4 से लेके ऊपर की साइड 37.6 मिनट नॉर्थ। तो ये इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन है। तो ये नंबर याद रखना है क्योंकि इससे इंडिया का लोकेशन पता चलता है। आप बोलोगे कि पाकिस्तान के बाजू में हमारा इंडिया आया तो वो टेक्निकली है। तो टेक्निकली जो लोकेशन जो होता है वो लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड से पता चलता है, जो हमने 5th चैप्टर में बात की थी। अब अगर हम इंडिया के बॉर्डर्स की बात करें तो इंडिया की बॉर्डर को देखने जाए तो इंडिया की नेबरिंग में कौन से कंट्री है, तो आप दोनों स्लाइड में देख सकते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। ये जितने भी कंट्रीज़ है वो इंडिया के, और यहाँ पे मेरी लाइन में देखने जाए तो श्रीलंका। तो ये इंडिया की बॉर्डर कंट्रीज़ है, क्लियरली ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ इन द ब्लैंक ऑफ एशिया, एशिया में इंडिया कहाँ पे आया है, तो एशिया में ये आगे वाली स्लाइड में आपने देखा, सॉरी यहाँ पे आप देखिए तो ये है एशिया ये, और इंडिया साउथ में आया है। तो इंडिया एशिया के साउथ में है। अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ इन द साउथ ऑफ एशिया, एशिया के नेबरिंग कंट्री। अब यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है कि कौन सी कंट्री
कौन से डायरेक्शन में है। तो अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट में यानी अगर हम ये डायरेक्शन की बात करें, ये वाली, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट में हमें कौन सी कंट्री मिलती है यहाँ पे, तो बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये 2 कंट्री इंडिया के ईस्ट में है। अगर हम वेस्ट में बात करें कि वेस्ट में इंडिया के कौन से हैं, तो वेस्ट में तो सीधा अरेबियन सी है, यहाँ पे कोई कंट्री हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नॉर्थ की हम बात करें तो नॉर्थ में यहाँ पे हिमालयन माउंटेन आ जाता है और चाइना का ये पोर्शन भी आता है, तो हम ये दोनों लिख सकते हैं। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में ये श्रीलंका हमें मिलता है, और कंट्री नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट और उसके बीच वाला नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ हमें मिलता है पाकिस्तान। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के नेबलिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। अब ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वीडियो देखने का, कि ये जितना भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है वो एक्चुअली में यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई डिटेल या तो इस तरह से डिस्क्राइब नहीं है। अब अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने पिक्चर्स रखे हैं, तो एक एक देख रहे हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन अ सब कॉन्टिनेंट इन साउथ एशिया दैट जस्ट इनटू द इंडियन ओशन में है। अ सब कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज लैंडमास दैट जूट्स आउट फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट, अ लार्ज पेनिनसुला, इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अदर कंट्रीज लोकेटेड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। अब लार्जेस्ट की बात करें तो रशिया जो है वो सबसे बड़ा है। इंडिया जो है 7 नंबर पे आता है लैंड वाइज, लैंड इन ऑफ एरिया, ये 7 नंबर पे इंडिया है। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है। अब फैक्ट अबाउट इंडिया की देखने जाए तो इंडिया टोटल एरिया इज 3.29 मिलियन यानी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। Size is slightly more than 1/3 the size of the USA. It is located in the southern Asia, bordering in Arabian Sea and the Bay of Bengal between Burma and Pakistan. कैपिटल जो है वो हमारा न्यू इंडिया है। गवर्नमेंट जो है हमारी फेडरल रिपब्लिक है। लैंग्वेज जो है इंग्लिश इज़ द प्रिफर्ड बिजनेस लैंग्वेज, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज एंड प्राइमरी टंग ऑफ 30% ऑफ द पीपल। तो 23 लैंग्वेज जो ऐसी है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट की है। और उसके अलावा डायलेक्ट्स की बात करें यानी जिसको लोक बोली हम बोलते हैं, तो ऐसे देखने जाए तो 6-7,000 टाइप के अलग अलग डायलेक्ट्स है। अब ज्योग्राफी के बारे में तो हमने देख लिया, एरिया जो है वो भी हमने देख लिया, और उसकी जो विड्थ और लेंथ है वो देखते हैं। तो जो विड्थ है यानी चौड़ाई देखने जाए तो 2933 किलोमीटर है, और लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है। यहाँ कन्याकुमारी से रामेश्वरम और यहाँ इसमें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ये स्प्रेड है। तो ये है इंडिया का एरिया। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ to Kanyakumari in the south and covers a distinct of 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पे कश्मीर है और यहाँ पे कन्याकुमारी है, और ये डिस्टेंस जो है 3214 किलोमीटर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू द्वारका इन द वेस्ट। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और ये द्वारका वेस्ट में, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये जो है वो 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का एरिया है वो इतना है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन इस तरह से आते हैं 1 मार्क में।
Hence, India is considered as the seventh largest in the world in term of land area. लैंड एरिया के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो इंडिया जो है वो सेवन्थ लार्जेस्ट है. वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये देखिए. रशिया आता है फर्स्ट, फिर कनाडा, फिर यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया. इंडिया tapers toward the north and the south and is relatively border in the center. There are 29 states and 7 union territories including New Delhi, the capital of India. तो अब तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई है जम्मू कश्मीर में सेक्शन 370 निकालने के बाद. तो इस तरह से इंडिया जो है एरिया वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया का एरिया इतना है. अब इंडिया की फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें हर तरह की फिजियोग्राफी दिखेगी. आप ये देख सकते हैं कि माउंटेन भी है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है, कोस्ट लाइन भी है, आइलैंड भी है हमारे पास. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. ये देखिए द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, माउंटेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है. तो ये जो है उसको हम फिजियोग्राफी बोलते हैं. Physiography of India. Physiography is the subfield of physical geography that studies the physical patterns and process of Earth. Processes like erosion, deposition, transportation, and sediment eroded, brought and carried away by various agents of gradation like water, wind, glacier, etc. Thus, physiography of an area is the result of geological structure and process that operate on an area. तो फिजियोग्राफी यानी जो स्ट्रक्चर हम ऑपरेट करते हैं, क्या इरोजन है, कितनी फर्टाइल लैंड बनी है, कितने सेडिमेंट ट्रांसफर हुए हैं, तो ये जो स्टडी के लिए जो डिवीज़न होते हैं उसको फिजियोग्राफी बोलते हैं. द फिजियोग्राफी डिवाइस ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू डिवीज़न. तो 6 अलग अलग डिवीज़न में इसको डिवाइड किया है. हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड. तो यहाँ पे अगर आप ये मैप में देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा हिमालयन रेंजेस है. ग्रीन जो है वो प्लेन्स के बारे में बताता है. ये जो है डेक्कन प्लेट्यू है, ये इंडियन डेजर्ट है, और ये हमारे 2 घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट. तो ये इंडिया की फिजियोलॉजी है. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जितने भी है उसको हमें एक एक इंडिविजुअली स्टडी करना है. अब 7 स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्ज़ाम में इतना बड़ा आंसर एक आ सकता है कि 5 मार्क्स में, कि डिस्क्राइब द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे आपको ये जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले ये सब याद रख के डिस्क्राइब करने पड़ेंगे. यानी ये जो 6 हमने बात की है फिजियोग्राफी डिवीज़न की, ये आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम में डिस्क्राइब करना है, जो काफ़ी बड़ा आंसर है. तो एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रिपरेशन माइंड अपना सेट रखना कि इतने बड़े आंसर भी अब आ सकते हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड अभी पास में आने वाला है. तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की बात करेंगे. नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में जो आता है वो हिमालय आता है. तो हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन सिचुएटेड इन नॉर्थ इंडिया. तो आप 6 स्टैंडर्ड में अलग अलग माउंटेन के बारे में, 5th स्टैंडर्ड में अलग अलग माउंटेन के बारे में पढ़ के आए हो. तो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, पर हिमालय की एज अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ ईयर्स है. 5 करोड़ ईयर्स है, फिर भी वो यंग है, और हम 40-50 ईयर्स में ओल्ड हो जाते हैं. अब इससे तो बेटर माउंटेन होते, राइट ना. पर क्यों इसको यंगेस्ट माउंटेन बोला जाता है? क्योंकि इससे भी बहुत पुराने माउंटेन्स है. अब जब हिमालय नहीं था तब वहाँ पे एक सी हुआ करता था, बड़ा ओशन, जिसका नाम था थैत्सी सी, THASTY, थैत्सी. फिर जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई तो
हमारी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई और उसकी वजह से हिमालय फॉर्म हुआ। अब हिमालय के बाद हमें बेनिफिट ये है कि ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। द हिमालयाज इज़ अ चेन ऑफ 3 माउंटेन एंड इज़ कॉल्ड द हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालय जो है एक माउंटेन नहीं है, 3 अलग अलग माउंटेन रेंज है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हिमालयन एरिया है, रीजन। और उसकी जो 3 अलग अलग माउंटेन रेंज है वो कुछ इस तरह से हैं। ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय और शिवालिक रेंज, इस तरह से उसको 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। तो ये 3 भी हमें मिडल और ग्रेटर, मिडल और शिवालिक रेंज, जो शिवालिक रेंज है वो इंडिया में है, ग्रेटर है वो नेपाल में चली जाती है और चाइना में चली जाती है। This act as a good climatic barrier as they provide obstruction to the moisture laden winds and cause rainfall. तो हिमालय जो है वो हमारी कंट्री के लिए एक नेचुरल वॉल का काम करता है। सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड को वो कोल्ड विंड से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए अगर आप देखें तो विंटर में दिल्ली का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही कोल्ड हो जाता है, क्योंकि जो विंड्स सेंट्रल एशिया से ब्लो होकर इंडिया में आती है वो हिमालय क्रॉस करके इंडिया में एंटर होती है और सबसे नज़दीक दिल्ली होता है, इसलिए वहाँ क्लाइमेट जो है वो बहुत ही कोल्ड होता है। तो ये 3 हिमालयन रेंजेस है। देर आर 3 डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज: हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज और पूर्वांचल रेंज। There are 3 distinct and parallel ranges. The northern mountain range toward China is known as the Greater Himalayas. The central Himalaya lies in the center and the range towards India is called Shivalik Range. तो इस तरह से हिमालयन रेंज जो है वो 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है, जहाँ पे ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर, मिडल हिमालय यानी बीच वाली रेंज, और शिवालिक जो इंडिया के रीजन में जो लोएस्ट रेंज आती है वो शिवालिक रेंज जिसको बोला जाता है। तो ये है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। अब ये तीनों 3 रेंज को हमें इंडिविजुअली भी डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, और जैसे मैंने बोला है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कोई भी वीडियो नया मैं अपलोड करूँगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, डेजर्ट इंडिया का जो है, आर्किपेलगोस यानी जो आइलैंड है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में देखिए, आप ये फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको सब कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे मेन एसएस में जो है वो कंटेंट है, क्योंकि आंसर आप कोई भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, पर फर्स्ट टर्म एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी टर्म इज़ दैट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट कंटेंट फर्स्ट। कंटेंट क्लियर हो गया तो आंसर कितने भी पेज का लिखना वो हम हमारे हिसाब से लिख सकते हैं। तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पेशली सजेस्ट यू दैट यूज़ योर हेडफोन्स, क्योंकि आई एम यूजिंग माई मैक्सिमम टोन ऑफ वॉइस। मैं हेडफोन से ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि आवाज़ क्लियर हो, पर ड्यू टू some circumstances sometimes it happen, like if I am checking some pages or doing any other important note down something in my notebook, while that time if my microphone is
little bit away from my mouth, then sometime you cannot listen my voice clearly. Otherwise all the time I am keeping my hands free in my hand and using that. So I request to all of you that use hands free if you are not hearing this voice properly. Otherwise I am using my complete uh, high pitch of the volume. ओके, तो ये एक आपका बहुत बार मैंने प्रॉब्लम आपने मुझे बताया है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप हैंड्स फ्री को यूज़ कीजिए। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी बाय टेक्स्ट एनी टाइम। और आगे भी आप जो टॉपिक आने वाला है उसको एक बार रिफ़र अपने हिसाब से भी करके रखना, तो वो अंडरस्टैंड इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड, अगर पहले से हमने पढ़ के रखा है तो। ठीक है, तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।